नमस्कार मित्रों। युद्ध होने वाला है 72 घंटों के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है मिडल ईस्ट से। लेकिन आज 5-6 न्यूज़ ऐसी हैं, मैं दोबारा गारंटी देता हूं उसमें से मेजर न्यूज़ आपने सुनी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग शी जिनपिंग से कैंसिल हो गई थी। उन्होंने बोल दिया था कि मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें 2026 से पहले, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद शी जिनपिंग मिलने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, या उल्टा बोलना चाहिए दोनों की मीटिंग होने वाली है। दूसरी तरफ से इजराइल ने पंगा ले लिया, किसके साथ? नेटो के साथ। तीसरा, हमास घुटने टेक दिया है। और ये सारी न्यूज़ के बीच में 3-4 न्यूज़ और हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है रशिया से। रशिया की आर्मी के अंदर 2 फाड़ हो गए हैं, बुरी हालत है रशिया की। ये ऐसी न्यूज़ आ रही है, ये सारी कवर करूंगा मैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक ट्रेंड शुरू हो गया यूरोप के अंदर। वो ट्रेंड है आई लव आयशा का, और दूसरा है आई लव नथुराम गोडसे का। अब जो तो नथुराम गोडसे के प्यारे हैं, आप और मैं जो सनातनी हैं, वो प्लीज़ थोड़ा सा लिख देना आई लव नथुराम गोडसे। उसने बड़ा महान काम किया था कि मोहम्मद गांधी को उसने निपटा दिया, हमारे देश को बचा लिया। वरना ये भी इस्लामिक कंट्री बन गया होता 47 में, जो अब 100 साल लगेंगे इनके प्लान के हिसाब से। दूसरा ट्रेंड यूरोप में शुरू हुआ है आई लव आयशा। जब से ये आई लव मोहम्मद का इन्होंने नारा लगाया, यूरोपियंस ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया। लोगों ने अपना ये थंबनेल जिसको बोलते हैं, या जो होता है अपना आईडी होता है, उसके ऊपर ये लगाना शुरू कर दिया। आप में से मुझे लगता है कि हमें भी ये ट्रेंड शुरू कर देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा तो होए। और दूसरा, एक मैंने आपके लिए, आपको मालूम है कि टेलीग्राम अकाउंट में मैं बहुत कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। एक किताब है जो किसी ने लिख के भेजी, सारी जो इनकी गंदी किताबें हैं, हदीसें हैं, उसमें क्या कुछ गंद भरा हुआ है, वो सारे की इंटरप्रिटेशन, ताकि आपको पता लगे। आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस तरह से ये आपके साथ 132 तरह के जिहाद करते हैं। ये सारी चीज़ें इस किताब में हैं। ये किताब मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया था, दोबारा कर देता हूँ। और जो मैं आज 5-6 न्यूज़ हैं जो मैं कवर कर रहा हूँ, मैंने 18-19 सोर्सेज में से ये न्यूज़ निकाली है, कोलेट कर कर आपके सामने रखने वाला हूँ। तो वहाँ पे जाकर आपको किताब भी मिल जाएगी और आपको ये न्यूज़ भी मिल जाएगी, जो सारी की सारी मैंने लिंक्स ऑलरेडी डाल दी है। साथ में जयशंकर जी ऑलरेडी पता आपको, अमेरिका की वाट लगा रहे हैं। उधर से राजनाथ सिंह ने और सबने मिलकर वाट लगानी शुरू कर दी है पाकिस्तान की। अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि कितना बड़ा कुछ हो गया है हमारे आसपास। और एक और काम महान किया मोदी जी ने। भारत माता का जो वो है, सिक्का के ऊपर भारत माता का लोगो आ गया है। इंस्टेड ऑफ की गदी, कभी इंदिरा गंदगी, कभी राहुल गंदगी, कभी राहुल के पिताजी की जो तस्वीरें हैं उनको छोड़कर, यानी कि चमचों को छोड़कर, अब एक्चुअल जो भारत माता थी वो सिक्कों के ऊपर वो आना शुरू हो गया है। ये तो वैसे चवन्नी के जो सिक्के होते थे उसके ऊपर इनकी फोटो आती थी। भारत माता को 100 रुपये के सिक्के के ऊपर लगाया गया है। अब ये सारी, ये तो हो गया बैकग्राउंड, ये न्यूज़ नहीं है, तो जस्ट तंज कस रहे थे, अभी तो वार्म अप हो रहे हैं। अब आते हैं न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ ये है दोस्तों कि जो हमास है वो दुखी है। उनको मालूम है कि इजराइल कभी भी आएगा और ठोक के अच्छी तरह से जाएगा। अब वो भीख मांग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। वो कैसे, वो बाद में आते हैं। पहले आते हैं कि ये 47 शिप्स का मामला क्या है, और ये जो 72 घंटे में युद्ध की बात कर रहा हूँ वो कैसे है। पहली बात यह है कि इजराइल ने 47 शिप्स थे जो इजराइल की तरफ आ रहे थे, उन्होंने उसको रोक लिया। ये पूरी डिटेल मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में दी होगा, मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू गो एंड सी इट, हर चीज़ विद प्रूफ है, मैं उसके बिना बात ही नहीं करता हूँ। प्रोग्राम का नाम था फ्लोटिला। अब फ्लोटिला में हुआ क्या, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस है, यूनेस्को है, इन्होंने एड के मामले में ये बोला कि हम तो जी वहाँ पर खैरात भेज रहे हैं इन मोहम्मद की औलादों को गाज़ा के अंदर, कि वहाँ पर क्राइसिस आया हुआ है। आपने पीछे 2-3 हफ्तों से सुना होगा गाज़ा में क्राइसिस है। ये मैन्युफैक्चर किया गया, ये कोलिजन था सभी कंट्रीज़ का मिलकर। 47 शिप्स ऑर्गेनाइज किए गए कि वो गाज़ा में भेजेंगे। रीज़न क्या था, और ये लॉन्च किया गया स्पेन बार्सिलोना से। मिशन एक ही था कि जो इजराइल है उसने गाज़ा के आसपास पूरी अपनी शिप्स की एक ब्लॉकेज किया हुआ है, किसी भी और शिप को वहाँ पर वो आने नहीं देता। तो ये इन्होंने क्या किया, 47 शिप्स भेजी कि उसको सारे को, जो लाइन लगाई है उन्होंने समुद्र के अंदर इजराइल ने, उसको तोड़ना है। इजराइल हमारी तरह नहीं है कि जब हमारे ऊपर अटैक होगा
पहलगाम हो जाएगा, 100-200 लोग मारे जाएंगे, फैमिलीज तबाह हो जाएंगी, उसके बाद जाकर हम 2 दिन में रिस्पॉन्स देंगे। नो, इजराइल ने इससे पहले कि वो शिप्स इजराइल के बॉर्डर तक पहुंचे, उन्होंने स्विफ्टली डिसाइड किया, अपने फाइटर जेट्स को वहां पर भेज दिया, नेवल जो वेसल्स होते हैं उनको वहां पर मोबिलाइज कर दिया, कमांडोज को बोल दिया कि कोई भी शिप यहां पर पहुंचनी नहीं चाहिए, और शिप्स के ऊपर जाकर उन्होंने शिप्स को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। और यहीं पर इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, इटली, स्पेन, ये सारे की सारी जो कंट्रीज के शिप्स थे भाग लिए, यानी कि वो इजराइल के पास आए तो सही, लेकिन उसी स्पीड से वो वापस चले गए एंड दोबारा वापस नहीं आए। यूरोप यानी कि नेटो पीछे हट गया सिर्फ इसलिए कि कुछ फाइटर जेट्स इजराइल के उस एरिया में अपने ही कंट्री को बचाने के लिए जवाब दे रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नेटो दिखाने के लिए है, अंदर इनके पास कुछ है ही नहीं। और इजराइल का प्लान बिल्कुल सेम था कि इनके एक्टिविस्ट आएंगे, इनको पकड़कर वो अपने कंट्री में, अपनी जेलों में भरने वाले थे, शिप्स को अपने कब्जे में करने वाले थे। कुछ भी एड के नाम पर ना हथियार जाएंगे ना सपोर्ट जाएगी। सारी की सारी शिप्स जो कॉन्फिस्केट की थी उसको या तो उन्होंने बोल दिया इजराइल ने, मैं इसमें बॉम्ब मारकर इसको मैं समंदर में नीचे यहीं पर दफना दूंगा, कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं, जब तक कि हमास हमारे लोगों को वापस नहीं कर देता। ये मैसेज बड़ा क्लियर था कि इजराइल झुकेगा नहीं। और मैं जिसको बोलते हैं कि मैं प्रे करता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ये काम करे, इससे पहले कि वो हमारे ऊपर अटैक करे, हमें उसके ऊपर अटैक करना है। इसलिए अभी तो मैंने दो दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं कि युद्ध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पाकिस्तान ने पीओके को बेचना शुरू कर दिया, आपको युद्ध करना पड़ेगा, और हमारे राजनाथ ने ऑलरेडी बोलना भी शुरू कर दिया। अब आते हैं कि जब ये सारा कुछ इजराइल कर रहा था वहाँ पर, तो ट्रंप ने लगा कि अब तो मामला सुलझने वाला है, मुझे बीच में आना चाहिए। उन्होंने बीच में कूदा और उन्होंने एक 20 पॉइंट का फीस प्रोग्राम उसको दे दिया, लेकिन कतर ने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। रीज़न भी, कतर ने बोला हमें गारंटी चाहिए कि अगर मेरी धरती के ऊपर दोबारा से इजराइल ने अटैक किया तो अमेरिका उसको रिटेलिएट करेगा या उसका जवाब खुद देगा। यानी कि कतर के ऊपर अटैक मतलब कि अमेरिका के ऊपर अटैक। कतर क्या कर रहा है? कतर जो हमास के पॉलिटिकल लीडरशिप को बचा के रखता है, आज सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहा है। और जो हमास के लोग हैं उनको लगा जब हमारे पापा ही सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं तो हम भी मांग लेते हैं। भी दुनिया मान गई, इजराइल मान गया, अरब कंट्रीज मान गई, मुस्लिम कंट्रीज मान गई 20 पॉइंट पीस प्लान को। हमास ने पहले मना किया, अभी 2 घंटे पहले वो मान गए हैं कि हमें मंजूर है। लेकिन क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं, अगर तुमने मान लिया तो ठीक है, वरना का मतलब है सारा कुछ तबाह कर दूंगा जो गाजा में बचा हुआ है। अब हमास के इसके कारण हमास के अंदर भी 2 फैक्शन हो गए, केओस होना शुरू हो गया है। पहला एक फैक्शन है वो कहते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके ये दोबारा से हमारी कंट्री को वो रीबिल्ड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नए घर मिल जाएंगे, हमने तो गटरों में रहना है, हम गटर दोबारा बना लेंगे, मस्जिद के नीचे, स्कूल के नीचे, यूनिवर्सिटी के नीचे, वहाँ पे बॉम्ब रखेंगे, दोबारा से इजराइल के ऊपर अटैक कर लेंगे, 2 साल वेट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फैक्शन कहता है कि नहीं, अगर हमने अब मान लिया तो इजराइल का जो मोसाद है वो कभी भी आकर वो हमें ख़त्म करेगा, हमें अमेरिका से गारंटी चाहिए कि हमें गोली नहीं मारी जाएगी, और दूसरा प्रूफ चाहिए कि गाजा से इजराइल पूरी तरह से विड्रॉ करेगा। ये है कंडीशंस हमास की। ये तो बोलते थे हम अल्लाह के सिवाय किसी से डरते नहीं हैं, और अब ये इजराइल के मोसाद से ये डर रहे हैं। तो यानी कि जो इंटरनल स्प्लिट है गाजा के अंदर वो आपको दिखाई देना शुरू हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ 72 घंटों में युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि पहले तो शिप्स को ब्लॉक किया गया, उसके बाद हमास के अंदर 2 फाड़ किए गए, और तीसरा रीज़न एक और है, वो है ईरान। ईरान के अंदर से एक बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट अभी अभी सामने आई। इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने बोला है कि ईरान ने 400 किलो से ज़्यादा एनरिच कर लिया है यूरेनियम को, और ये न्यूक्लियर वेपन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम है कि ईरान ने अभी रिसेंटली ICBM जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको टेस्ट भी किया था। यानी कि वो मिसाइल्स भी टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलरेडी बना चुके हैं, और नेतन्याहू ने बोल दिया कि ये मेरी रेड लाइन है, हमें
एक्ट करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, इससे पहले कि वो बैलिस्टिक मिसाइल में बॉम्ब डाले और हमारे ऊपर फेंके, हमें इसको तबाह करना पड़ेगा। यानी कि ईरान के ऊपर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इजराइल प्लानिंग कर रहा है एंड इट कैन बी इन एनी आवर्स, कभी भी ये काम हो सकता है। आपको मालूम है कि जो ईरान है उसका एक ही मकसद है कि इजराइल को नक्शे से ख़त्म करना है। वैसे ही जैसे आज हम कर रहे हैं कि हमने भी पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म करना है, अब इससे कम हम रुकेंगे नहीं। अब इसीलिए जो यूएसए है उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मेडिटेरेनियन में भेजना शुरू कर दिया, बिकॉज दे नो कि दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन। इजराइल दोबारा से ईरान को ठोकेगा ही ठोकेगा। उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं अमेरिका के वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनके जो सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं अमेरिका के वो पहुँच गए हैं। और आपको मालूम है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पहुँचना सुएज कैनाल के पास, वो भी रेड सी में, इसका मतलब है दे आर प्लानिंग समथिंग ह्यूज। और अमेरिका अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि अगर कोई स्ट्राइक आई ईरान से तो उसको थ्वाट कैसे करना है। अब ये तो हो गया सारा मिडल ईस्ट का। अब आते थोड़ा सा मेरे चाइना के ऊपर भी। चाइना में क्या हो रहा है कि जो शी जिनपिंग है वो बहुत डेस्परेट थे कि ट्रंप के साथ एक मीटिंग हो जाए, क्योंकि उनकी जो पोजीशन थोड़ी सी वीक हो रही है। यहाँ पे लोगों को दिखाना है कि देखिए मैं तो ट्रंप को भी झुका दिया। ये कम्युनिस्ट कंट्री में थोड़ी सी आदत होती है ये करने की। तो ट्रंप ने फाइनली, यानी कि उसको कोई ना कोई डील मिल गया होगा, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि वे अक्टूबर 31 को वो मीटिंग करेंगे शी जिनपिंग के साथ। ना चाइना में मीटिंग होगी ना अमेरिका में होगी, मीटिंग होगी साउथ कोरिया में। वहाँ पर एपेक की एक समिट होने वाली है। शी जिनपिंग वहाँ पर पिछले 11 सालों में कभी गई नहीं है कोरिया में, लेकिन ट्रंप को मिलने के लिए वो जहाँपना शी जिनपिंग अपने महल को छोड़कर फ्लाइट लेकर साउथ कोरिया जाएंगे और वहाँ पर ट्रंप के साथ जो ना इनकी जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसको थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका ने एक कंडीशन रख दी कि भारत को मैं बड़ी मिन्नतें डाली कि हमारे से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लो, उन्होंने मना कर दिया, तुम ही ले लो। यानी कि जो दूध मलाई मक्खन हमें बेच रहे थे, अब उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अब ये शी जिनपिंग को बेचना शुरू कर दिया, स्पेशली सोयाबीन को, क्योंकि सोयाबीन के जो फार्मर्स हैं अमेरिका के वो सफ़र कर रहे हैं। दुनिया भर में सोयाबीन के ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। चाइना ने भी जो परचेज करता था सोयाबीन वो बंद कर दिया था। अब जो ट्रंप है उन्होंने क्या बोला, आप मेरे से सोयाबीन ले लो ताकि मैं अपने फार्मर्स को बचा सकूं, और जो ये टैरिफ है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, मैं कम कर दूंगा। अब ये भारत को इफ़ेक्ट कैसे करता है? ये तो होगी न्यूज़ कि भाई सोयाबीन मिल रहा है, वहाँ पे दूध बेचा जाएगा, वहाँ पे जो टैरिफ्स हैं वो कम होंगे, क्योंकि जैसे जैसे यूएसए के चाइना के जो ट्रेड है उसमें टेंशन्स इंक्रीज होती हैं, हमें बेनिफिट होता है। लेकिन अगर ये टेंशन्स कम होती हैं तो उतना ही हमें लॉस होता है। हमारा जो चाइना +1 की जो स्कीम चल रही है, दुनिया भर में कंट्रीज़ हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रही हैं, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसलिए ये जो लड़ाई चल रही है हमारे लिए बेनिफिट है। अब ये जो मीटिंग होगा शी जिनपिंग का ट्रंप के साथ, अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली इसको वॉच करूँगा एंड आई विल टेल यू ऑल्सो व्हाट इज़ हैपनिंग। एक स्ट्रेंज चीज़ और हुई चाइना में, मैंने पहले भी कवर किया था, अब दोबारा कर रहा हूँ। चाइना के अंदर एक अनयूजुअल चीज़ क्या हुआ कि यहाँ पर जब 1 तारीख को नेशनल डे था, वहाँ पर डबल सन दिखाई दिया बीजिंग के ऊपर। चाइनीज़ ट्रेडिशन के हिसाब से जब भी आपको सूरज 2 दिखें, चंद्रमा 2 दिखने शुरू हो जाएं, इसका मतलब है कि रेजीम चेंज होने वाला है या पुराना जो रूल था कंट्री का वो टूटने वाला है। जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने रेड फ्लैग की तरह इसको देखा। इस बार लोगों ने अपने घर के बाहर, इसीलिए जो लाल झंडा था चाइना का, कई लोगों ने वो नहीं लगाया। वायरल हो रही हैं वीडियोस कि लोगों ने झंडे को उतारना शुरू कर दिया कि अब तो ये इस कंट्री में खून खराबा होने वाला है। ये न्यूज़ है जहाँ पर 2 लाख नहीं 2 मिलियन लोगों ने यहाँ पर ये काम किया है कि दे आर नाउ टॉकिंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर आप जल्दी से अब बात नहीं कर सकते। 2 मिलियन लोगों ने बात की और व्यूज़ कितने हैं? 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं इस फोटो को लेकर। चाइना के अंदर तहलका मचा हुआ है कि अब होने वाला क्या है। क्या यहाँ पर शी जिनपिंग की जो ग्रिप है अपनी आर्मी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, वो कम हो रही है? वो वक्त बताएगा। लेकिन समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। ये चाइना में भी आवाज़ें हैं। अब रशिया के ऊपर आते हैं कि रशिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, रशिया की जो मिलिट्री है, सुनने में आया है वो कोलैप्स कर रही है। ये मुझे चाइना से न्यूज़ मिली है और चाइना रशिया के खिलाफ कभी भी कोई न्यूज़ नहीं देता। रशिया के अंदर अभी क्या हो रहा है कि बेट्रेयल शुरू हो गया। उनकी जो आर्मी के लोग हैं वो रशियन आर्मी को छोड़कर और यूक्रेन में जा रहे हैं और यूक्रेन में जाकर वो सारे सीक्रेट्स को बेच रहे हैं।
वहाँ पर उन्हें रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिल रहा है यूक्रेन के अंदर। और इसीलिए जो यूक्रेन अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो अटैक्स कर रहा है रशिया के अंदर, वो प्रिसाइज है, क्योंकि उनको प्रिसाइज लोकेशन पता लग रही है, कितने ट्रूप्स कहाँ पे बैठे हैं, कौन सा असला है और कैसे वहाँ पर अटैक किया जाए। ये जो कमांडर्स हैं, रशियन कमांडर्स जो मारे जा रहे हैं, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज रशिया के अपने 200 से ज़्यादा फाइटर्स वो ऑलरेडी वहाँ से निकलकर यूक्रेन के साथ जुड़ गए हैं। ये ट्रेटर्स जो यूक्रेन के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उन्होंने यूक्रेन टीवी के ऊपर आकर भी अपनी अपीयरेंस दिखाई और उन्होंने ओपनली बोला है कि हमने रशिया को छोड़ दिया और हम यूक्रेन के साथ मिलने वाले हैं। जो न्यूज़ है चाइना में वो ये है कि 2025 में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने रशियन सोल्जर्स रशिया को छोड़कर यूक्रेन में चले गए। चाइना बोलता है वो 70,000 से ज़्यादा सोल्जर्स हैं जो ऑलरेडी रशिया को छोड़कर यूक्रेन चले गए। और जो पुतिन की वॉर मशीन है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जा रही है। तो आई डो नॉट नो वेदर दिस इज़ करेक्ट और नॉट, लेकिन मेरे पास न्यूज़ है, मैंने लिंक ऑलरेडी डाल दिया, ऊपर लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि मैंने आपको 15-20 न्यूज़ दे दी, इसका मीनिंग भारत के लिए क्या है? व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? दोस्तों, अगर मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आएगी तो हमें डायरेक्टली इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे ऑयल की प्राइसेस वो बढ़ने वाली हैं। जो भारत का इंपोर्ट्स हैं वो हमेशा ही इसके ऊपर, तेल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और हो क्या रहा है, मैसिव अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हमें इकोनॉमिकली लॉस होगा। ईरान का और इजराइल का अगर कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है तो अगेन वो सारा का सारा रेड सी वाला एरिया जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, तो सप्लाई चेन्स वो इफेक्ट होते हैं। यूएसए अगर अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है चाइना के आसपास मेडिटेरेनियन में, तो उसका मतलब है कि वो ना तो ईरान की दादागिरी सहन करेगा ना चाइना की, दोनों तरफ बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जितना वो वहाँ पर एंगेज होगा उतना कम हमारे से पंगा लेगा। और भारत बहुत ही केयरफुली, आपको मालूम है, नेविगेट कर रहा है अपने आप को। चाइना के साथ अभी अभी हमारी जो रिलेशंस हैं वो ठीक होने शुरू हैं। हम नहीं चाहेंगे कि उनके साथ रिलेशंस खराब हों, और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि रशिया जो है वो वीक हो, उनकी आर्मी वीक हो, क्योंकि अगर रशिया वीक हुआ तो ये नेटो पूरा मिलकर रशिया को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। और हमारी तो डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो सारी की सारी रशिया के साथ है। इसलिए बोल रहा हूँ कि चाइना के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, रशिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। आई डू नॉट नो इट इज़ कन्फर्म्ड और नॉट, मेरे पास न्यूज़ जरूर है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि रशिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आप समझ लीजिए कि दिल और दिमाग में थोड़ा सा लड़ाई चल रही है। बट एक चीज़ श्योर है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो पुराने वाला है वो रीशेप हो रहा है, और हम लोग बड़ी क्लोजली इन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। ये जो 72 घंटे में मैंने बताया आपको कि कोई युद्ध शुरू हो सकता है। जिसको बोलते हैं पेट्रोल बिछाया हुआ है डीप स्टेट ने मिडल ईस्ट में, चाइना के आसपास, और कभी भी कोई हल्की सी तीली लगी और ये चिंगारी बनने में देर नहीं लगेगी। इजराइल को अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, और ये कब होगा, कैसे होगा, ये वक्त बताएगा। अगर वो नेटो से पंगा ले सकता है, आप समझ सकते हैं कि वो ईरान तो उसके लिए कोई चीज़ है ही नहीं। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड इज ऑलरेडी बीइंग मेड इन फ्रंट ऑफ अस। टाइम विल टेल भारत की पोजीशन और स्ट्रेंथ कितनी होगी इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।